हाँ तो बच्चों, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड, जैसा कि हम समझ पा रहे हैं लॉ क्या होता है। अब देखो, लॉ किस पर बेस्ड होता है? एजम्पशंस पर बेस्ड होता है। किस पर बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन अजम्पशंस। ठीक, लॉ किस पर बेस्ड होता है? अजम्पशंस पर बेस्ड होता है। ठीक, अब लॉ ऑफ डिमांड है क्या? ये क्या बोलता है? देखो, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी? कम होगी। और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, अभी लॉ को वर्क करने के लिए क्या होना चाहिए? इस लॉ को वर्क करने के लिए क्या बोलता है कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। ठीक, क्या होनी चाहिए? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक, तभी ये लॉ वर्क करेगा। ये अदर थिंग्स है क्या? यही बेटा जो एजम्पशंस हैं हमारे, अभी जो हम पढ़ेंगे वही है हमारे अदर थिंग्स। ये क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए, तभी ये लॉ वर्क करेगा। अब पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। तो बेटा, लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन क्या है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, ये क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। प्राइस और क्वांटिटी में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। कैसा है बेटा? प्राइस एंड क्वांटिटी में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा रिलेशन। अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो डिमांड नीचे जाएगी, अगर प्राइस नीचे जा रही है तो डिमांड ऊपर जाएगी, इस टाइप से। ठीक, कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। किसके बीच में? प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में। और क्या बोला है? कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ठीक, जो अदर फैक्टर्स हैं वो क्या होने चाहिए? कांस्टेंट। तभी ये लॉ ऑफ डिमांड का कंसेप्ट वर्क करेगा। ठीक, अगर ये अदर फैक्टर्स कांस्टेंट नहीं होंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। ठीक, यहाँ तक हो गया। चलो अब बेटा हम पढ़ते हैं ये अजम्पशंस क्या है। जैसे लॉ है ना, लॉ किस पर बेस्ड होता है? अजम्पशंस पर। ठीक, तो ये डिमांड के अजम्पशंस क्या क्या हैं? ठीक, अब वो पढ़ने जा रहे हैं। चलो, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक, अब समझते हैं बेटा ये एजम्पशन का मीनिंग क्या होता है। एजम्पशन का मतलब क्या होता है? बेटा, एजम्पशन का मतलब होता है कल्पना। कल्पना, कल्पना मतलब कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये चीजें कांस्टेंट हैं। ठीक है, क्या एज्यूम करें कि चीजें कांस्टेंट हैं, तभी ये लॉ ऑफ डिमांड का कंसेप्ट वर्क करेगा। ठीक है, अब क्या क्या चीजें हैं जो कांस्टेंट है? सबसे पहला है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड डू नॉट चेंज। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डू नॉट चेंज। जो सब्स्टिट्यूट गुड्स के जो प्राइसेस हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए। अगर प्राइसेस चेंज हुए तो ये लॉ ऑफ डिमांड का कंसेप्ट वर्क करेगा? नहीं करेगा। सेकंड क्या है? प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड रिमेन कांस्टेंट। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आपको पता है क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। फिर क्या है इसके बाद? थर्ड पॉइंट है हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट। ठीक, फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा आपका? देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। फिफ्थ पॉइंट क्या है बेटा हमारा? टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन द सेम। टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन द सेम। ठीक, अब हम क्या क्या कल्पना कर रहे हैं कि
प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में चेंज नहीं होना चाहिए, इनकम कंज्यूमर की इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर चेंज हो गई तो उसकी अगर इनकम ज़्यादा हो जाएगी, है ना, जैसे मान लो कि उसकी इनकम कितनी है, 100 रुपया था, ठीक है, तो इससे वो क्या करता था कि 100 रुपये में वो 10 आइसक्रीम खरीद पाता था, ठीक। अब उसकी इनकम 200 हो गई तो 20 आइसक्रीम खरीद लेगा, ठीक। इसलिए बोला गया है अजम्पशंस क्या होना चाहिए, अजम्पशंस लिए गए हैं कि जो प्राइसेस हैं और जो इनकम है कंज्यूमर की, कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक। ये फैक्टर्स बेटा हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक। यहाँ पर मैं दिखाऊं तो ये देखो इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये सब है फैक्टर्स हमारे। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, क्या है, रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड, ठीक। वो कौन से रीजन है जिस वजह से लॉ ऑफ डिमांड कंसेप्ट वर्क करता है, ठीक। पहला रीजन है बेटा हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। कौन सा कंसेप्ट है बेटा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक। अब इसमें क्या होता है, ठीक? जैसा कि हमने आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर 2 में कंज्यूमर बिहेवियर में, उसमें क्या होता है, यूटिलिटी। जितना ज़्यादा हम क्या करते हैं, कंजप्शन इंक्रीज करते हैं, ठीक। जो यूटिलिटी हमें डिराइव होती है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अगर हम एक कमोडिटी कंज्यूम करेंगे, ठीक, तो हमें 50 की यूटिलिटी मिलेगी। अगर हम सेम कमोडिटी को फिर से कंज्यूम करेंगे तो हमें उससे पहले से कम यूटिलिटी मिलेगी। ये क्या था बेटा, ये हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट था, ठीक। तो इसका इससे क्या लेना देना है सर, वही तो बताने जा रहा हूँ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बोलता है, अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में ये है कि अगर मुझे ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, इफ़ आई गेट मोर यूटिलिटी, आई स्पेंड मोर। अगर मुझे ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी किसी कमोडिटी से तो मैं ज़्यादा खर्च करूँगा, मैं ज़्यादा पैसे देने के लिए रेडी हो जाऊँगा। अगर मुझे कोई कमोडिटी है, ठीक है, और वो सेम यूटिलिटी देगी, ठीक है, जैसे मैंने एक आइसक्रीम खाई 10 रुपए की और उससे मुझे यूटिलिटी मिली 50 की, ठीक। अब सेम दोबारा मैं आइसक्रीम खाऊंगा 10 रुपए की तो मुझे 40 की यूटिलिटी मिलेगी, तो मैं दोबारा आइसक्रीम खाऊंगा ही नहीं, क्योंकि 10 रुपये पे करके मुझे इतना यूटिलिटी मिल रही है, ठीक है, तो मैं ये पैसा कहीं और खर्च करूंगा, ठीक है, जहां मुझे इससे ज़्यादा यूटिलिटी मिले, मतलब तो 50 के बराबर या इससे ज़्यादा यूटिलिटी मिले, ठीक। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा हमारा, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है बेटा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है, जैसे मान लो ये टी के प्राइसेस हैं, टी है और ये कॉफ़ी है, ठीक। ठीक, टी के प्राइसेस हैं बेटा 20 रुपये और कॉफ़ी के प्राइसेस भी क्या हैं, 20 रुपये, ठीक।
टी की प्राइस जब 20 रुपए थी तो उसकी क्वांटिटी कितनी सेल होती थी? 100 क्वांटिटी। जब कॉफ़ी के प्राइसेस 20 थे तो उसकी कितनी क्वांटिटी सेल होती थी? 100 रुपये। अब यहाँ पर टी अपने प्राइसेस चेंज नहीं करता है, ठीक, और कॉफ़ी क्या करता है? अपने प्राइसेस कम करता है। कितना कर दिया कॉफ़ी ने? 20 से 10 रुपये कर दिए, ठीक। तो इसकी डिमांड क्या हो गई? 200 से बढ़ गई। इसने प्राइसेस चेंज नहीं करे, उसने प्राइसेस 20 ही रखा, ठीक। तो उसकी डिमांड क्या हो गई? कम हो गई, ठीक। ऐसा कैसे सर? बेटा ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। मतलब टी से भी हमें सेम यूटिलिटी मिल रही है और कॉफ़ी से हमें सेम यूटिलिटी मिल रही है, ठीक। ये क्या है बेटा? सिमिलर गुड्स हैं। तो हमने जब टी के प्राइसेस जब हमें सेम यूटिलिटी डिराइव हो रही है दोनों से, ठीक, अब हमको ये चीप पड़ रहा है, ये हमको चीप पड़ रहा है, तो हम डिमांड क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे, है ना। इसके प्राइसेस 20 रुपए थे, लेकिन इसके मुकाबले ये हमें चीप पड़ रहा है, तो इसकी हम डिमांड बढ़ा देंगे और इसकी डिमांड। थर्ड पॉइंट है बेटा इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट में क्या होता है? अब ध्यान समझना बेटा क्या है ये इनकम इफेक्ट। मान लो कि मेरे पास पहले 10 रुपए थे, ठीक, आई हैव 10 रुपीज, तो मैं उससे एक आइसक्रीम खरीदता था, ठीक। अब क्या हुआ? उस आइसक्रीम के प्राइसेस 5 रुपए हो गए, ठीक। जब आइसक्रीम प्राइस 10 थे तो मैं एक आइसक्रीम खरीदता था, तब उस आइसक्रीम के प्राइसेस क्या हो गए? 5 हो गए, ठीक। तो मैंने आइसक्रीम खरीदा और बैलेंस मेरे पास 5 रुपए बच गए, ठीक। मैंने 5 रुपए में एक आइसक्रीम ले लिया और 5 रुपए मेरे पास बच गए। तो अब इस 5 रुपए से मैं क्या करूँगा? और डिमांड करूँगा। तो मैं से क्या करता हूँ? एक और आइसक्रीम ले लेता हूँ। तब मेरे पास कितनी आइसक्रीम हो गई? 2 आइसक्रीम हो गई, ठीक। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, ये है इनकम इफेक्ट। इनकम बढ़ने से, है ना, यहाँ पर हमारी इनकम बढ़ी है, इनकम बढ़ने से हम डिमांड भी बढ़ाते हैं, ठीक। अब क्या है बेटा? फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ एडिशनल कस्टमर। एडिशनल कस्टमर, एडिशनल कस्टमर यहाँ पर क्या मतलब है? देखो बेटा, जब कई एग्जांपल दूं, मान लो बेटा ये राइस है, क्या है? राइस। राइस का प्राइस कितना है? 80 रुपी पर केजी। कितने का है ये? 80 रुपी पर केजी का राइस है। अब जब इस राइस के प्राइसेस क्या हो गए? 20 रुपी पर केजी हो गए, ठीक। प्राइस क्या हो गए? डाउन हो गए। क्या हो गए? डाउन हो गए। अब इसमें क्या हुआ कि बेटा जब ये एक्सपेंसिव था तो लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे। अब जब ये चीप हुआ है तब वो जनता जो उस टाइम पर अफोर्ड नहीं कर पाती थी अब वो इसे अफोर्ड करती है। तो क्या हुआ इससे? तो एडिशनल कस्टमर्स बढ़ गए। एडिशनल कस्टमर क्या हो गए? बढ़ गए, ठीक। कैसे? क्योंकि जब इसकी प्राइस 80 रुपए थी तो तब ये लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। अब जब इसकी प्राइस कम हो पाई है तो जो गरीब जनता है वो भी इसे क्या कर पा रही है? अफोर्ड कर पा रही है, तो वो लोग भी खरीदेंगे। वो लोग खरीदेंगे मतलब और कस्टमर आ गए, ठीक। ये पॉइंट कवर हो गया। अब बात करते हैं, फिफ्थ पॉइंट है हमारा डिफरेंट यूजेस। अब बेटा डिफरेंट यूजेस का मतलब क्या है? यहाँ पर अगर कोई प्रोडक्ट है, लेट्स से मिल्क,
मिल्क के प्राइसेस कितने हैं? 60 रुपीज़। ठीक, मिल्क कितने का है बेटा? 60 रुपीज़ का। ठीक है भाई, महंगा है दूध, दूध महंगा है, तो हम लोग क्या करते थे? बच्चे को दूध पिला दिया और घर में चाय बना ली, बस। लिमिटेड ही यूज़ करते थे। क्या करते थे? लिमिटेड यूज़ करते थे। अब जब मिल्क के प्राइस क्या हो गए हैं? अब जब मिल्क के प्राइसेस 20 रुपये पर लीटर हो गया है, तो ये क्या हो गया? चीप हो गया है ना? जहां मैं पहले 1 लीटर लेता था, जहां पहले मैं 1 लीटर दूध लेता था, अब मैं कितना लूंगा? अब मैं 3 लीटर दूध लेता हूँ। कितना मिल्क लेता हूँ? 3 लीटर मिल्क लेता हूँ। अब ये क्यों मैंने इसका कंजम्पशन बढ़ा दिया भाई? क्योंकि मिल्क के मल्टीपल यूजेस है ना। मिल्क जैसे हम बच्चे को दूध तो देते ही थे, बच्चे को मिल्क पिला दिया 1 गिलास, ठीक, चाय बना ली, पनीर बनाएंगे, क्योंकि भाई हमारे पास ज़्यादा दूध है ना, इसके मल्टीपल यूजेस हैं, तो हमें यूज़ भी नहीं है तब भी हम उसको खरीद लेंगे, उसका हम पनीर बनाएंगे, पनीर खाएंगे, चीज़ बनाएंगे, घी बनाएंगे, बटर बनाएंगे, स्वीट्स बनाएंगे, और क्या आता है? मक्खन तो हो गया, कर्ड बनाएंगे उसका। ठीक, तो बेटा आप देखो यहाँ पर इसके कितने हैं, ये इसके मल्टीपल यूजेस हैं। क्या है? मल्टीपल यूजेस हैं। इस वजह से इसकी जब प्राइसेस कम होंगी तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाएंगी। अब बढ़ते हैं बेटा, ये लॉ कब वर्क करता है, ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि लॉ कब वर्क नहीं करता है, ये लॉ कहाँ पर फेल हो जाता है। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। ठीक, इस लॉ का फेलियर, ठीक, कहाँ कहाँ पर ये लॉ वर्क नहीं करता है, मतलब किस किस कंडीशन में ये लॉ वर्क नहीं करता है। सबसे पहला आता है गिवन गुड्स। क्या है? गिवन गुड्स। गिवन गुड्स क्या होते हैं बेटा? ये होते हैं लो क्वालिटी। क्या होते हैं बेटा? ये लो क्वालिटी गुड्स होते हैं। क्या होते हैं? ये लो क्वालिटी गुड्स होते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इंफीरियर गुड्स बोलते हैं। ठीक, गिवन गुड्स क्या होते हैं? लो क्वालिटी गुड्स होते हैं, इन्हीं को हम इंफीरियर गुड्स बोलते हैं। अब ये क्या होता है इंफीरियर गुड्स में? ये जो इंफीरियर गुड्स का जो डेफिनेशन दिया है ना, ये दिया है, इसको इजाद करा है सर रॉबर्ट गिफन जी ने। किसने? सर रॉबर्ट गिफन। ये इकोनॉमिस्ट थे, तो ये इधर उधर जाते थे। एक दिन इनका दिमाग सटका, तो लंदन चले गए। लंदन में इन्होंने देखा अंग्रेजों के जो नौकर होते हैं, तो वो लोग क्या करते थे, जब इंफीरियर गुड्स की प्राइसेस कम होते थे, हाँ, जब इंफीरियर गुड्स के प्राइसेस कम होते थे तो ये लोग उसकी डिमांड कम करते थे। ठीक, और जब इंफीरियर गुड्स के प्राइसेस बढ़ते थे तो ये उसकी डिमांड भी बढ़ा देते थे। ठीक, डिमांड बढ़ा देते थे, या तो कांस्टेंट होती थी। ठीक है, उतनी डिमांड करते थे प्राइस ज़्यादा होने पर। ठीक, अब ये ऐसा होता क्यों था? इन्होंने पूछा, भाई तू पागल है क्या? लॉ ऑफ डिमांड तो ये कहता है कि जब प्राइस कम होता है तो हम लोग डिमांड बढ़ाते हैं, जब प्राइस कम हो रही है तो तुम लोग इसकी डिमांड कम क्यों कर रहे हो, है ना? क्योंकि ये तो सस्ता हो गया, अब तुम्हें तो और ज़्यादा खरीदना चाहिए। ठीक, वहीं पर जब प्राइस बढ़ती है
तो तुम्हें कम खरीदना चाहिए, लेकिन तुम तो वही खरीदते हो। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता था, ये जो गिफन जी हैं, ठीक है, जो स्लेव थे, जो क्या करते थे, इंफीरियर गुड्स का कंजम्पशन करते थे, ठीक, लो क्वालिटी गुड्स का कंजम्पशन करते थे, क्वालिटी गुड्स। जब गिफन जी ने पूछा उन लोग से, भाई तुम लोग जब इसके प्राइसेस कम होते हैं तो इसकी डिमांड क्यों कम करते हो, तो उसने क्या बोला कि सर जब इसके प्राइसेस कम होते हैं, ठीक है, जब 40 की चीज़ 20 में हमें मिलती है, ठीक है, तब क्या होता है, मान लो बेटा ऐसे इनकी इनकम मान लो 100 रुपये है, 100 रुपये में ये लोग 10 kg राइस लेते हैं, ठीक, और लो क्वालिटी राइस, ठीक है, और जब इसके प्राइसेस कम होते हैं, मतलब अभी 10 रुपये पर केजी है राइस, तो जब इसके प्राइसेस 5 रुपये पर केजी हो जाता है, ये लोग 10 kg ले लेते हैं राइस, वो इनको कितने का पड़ता है, 50 रुपीज़ में, बैलेंस इनके पास बचता है 50 रुपीज़, ठीक। अब जो इनका बैलेंस 50 रुपीज़ बचता है, तो इससे लोग क्या करते हैं, इससे लोग सुपीरियर गुड्स कंज्यूम करते हैं, ठीक। किसका कंजम्पशन करते हैं, सुपीरियर गुड्स का। तो उन स्लेव्स ने क्या बताया रॉबर्ट जी को कि भाई देख, लो क्वालिटी गुड्स तो हम खा ही रहे थे, बेकार सामान, ठीक। अब भाई जब हमको मौका मिला है सुपीरियर गुड्स खाने का, तो भाई खाने देना, हम भी तो ये लो क्वालिटी गुड्स खा खा के पक गए हैं, बोर हो चुके हैं, अब हम भी तो मजा लें आखिरकार सुपीरियर गुड्स का मजा कैसा होता है। इस वजह से ये लोग क्या करते हैं, जो बची खुची इनकी इनकम बचती है उससे वो लोग सुपीरियर गुड्स का कंजम्पशन करते हैं। यहाँ तक क्लियर बेटा, ठीक। वैसे ही क्या होता है, जब इन इंफीरियर गुड्स की प्राइसेस बढ़ती है, मतलब 10 रुपए से क्या हो जाता है, ये 15 रुपीज़ हो जाता है, तब ये लोग इसकी डिमांड भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि भाई सुपीरियर गुड्स यहाँ पर और इंफीरियर गुड्स यहाँ पर, अब इसकी प्राइस इतनी बढ़ गई है, ठीक है, फिर भी रहेगा तो ये सुपीरियर गुड्स से नीचे ही ना, है ना, सुपीरियर गुड्स से तो नीचे ही रहेगा ना इंफीरियर गुड्स, इसीलिए लोग इसका क्या करते हैं, डिमांड उतनी ही करते हैं, ठीक, बढ़ा देते हैं या उतनी ही रखते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब हमारा एक्सेप्शन क्या है, सेकंड एक्सेप्शन है बेटा हम लोग का, सेकंड है बेटा कॉन्स्पीशियस गुड। अब बेटा ये कॉन्स्पीशियस गुड्स क्या होते हैं, अब देखो कॉन्स्पीशियस गुड्स वो गुड्स होते हैं जो, अब बेटा कॉन्स्पीशियस गुड्स की बात करते हैं। कॉन्स्पीशियस गुड्स क्या होते हैं, एक्सपेंसिव गुड्स होते हैं। क्या होते हैं, एक्सपेंसिव गुड्स, ठीक। कॉन्स्पीशियस गुड्स क्या होते हैं, एक्सपेंसिव गुड्स होते हैं, ठीक। इसको कौन खरीदते हैं, महंगे लोग खरीदते हैं। जो अमीर लोग होते हैं, जब किसी सामान की प्राइस बढ़ती है तो इनको बहुत मजा आता है, इनको क्या होता है, इनको बहुत मजा आता है। जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो ये लोग उसका डिमांड करते हैं और ये लोग सस्ती चीज़ें नहीं खरीदते हैं। जब प्राइसेस किसी सामान कम हो, जैसे आईफोन 14 है, ठीक, मान ले आईफोन 14 है, जब ये नया नया लॉन्च हो एकदम महंगा होगा, ठीक है, जब ये नया नया लॉन्च होगा तो ये लोग क्या करते हैं, तब खरीदते हैं जाके। जब ये सस्ता हो जाता है तभी लोग इसको, जब ये सस्ता होता है ना तब लोग इसे नहीं खरीदते हैं, ठीक है। इन लोग को मज़ा आता है महंगे महंगे सामान खरीदने पे। ये लोग क्या करते हैं कि अपना स्टेटस दिखाते हैं कि ठीक है, ये लोग महंगा सामान होगा तभी ये लोग खरीदेंगे, इससे इनकी अमीरी का पता चले ना, क्या पता चले, इनकी अमीरी का पता चले, इसलिए लोग महंगा महंगा सामान खरीदते हैं।
तो इसमें क्या हो गया, लॉ ऑफ डिमांड हमारा फेल हो गया। इसमें जब महंगी होती हैं चीज़ें तभी ये लोग इनकी डिमांड बढ़ाते हैं, जब चीज़ें सस्ती हो जाती हैं ये लोग नहीं खरीदते हैं। ठीक, अमीर लोग थोड़ी ना खरीदेंगे सस्ती चीज़ें। अब चलो बात करते हैं थर्ड, जो कि है हमारा कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज क्या होती हैं? ठीक, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज मतलब बेटा ये वैसे तो हमारी ज़रूरत नहीं है जीने के लिए, जैसे एसी, ठीक है, टीवी, इसके बिना हम जी सकते हैं, लेकिन इसका रेगुलर यूज़ करने से, रेगुलर कंजम्पशन करने से, रेगुलर कंजम्पशन करने से ये क्या हो गई है, हमारी आदत पड़ गई है। ठीक, अब इसके बिना नहीं रहा जाता, टीवी के बिना नहीं रहा जाता, फ़ोन के बिना नहीं रहा जाता। तो वैसे तो ये हमारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका इतना ज़्यादा यूज़ करने से अब ये हमारी हैबिट बन गई है, अब हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है बेटा, एसी, एसी के प्राइसेस क्या होते हैं बेटा, हाई होते हैं, तब भी हम लोग इसकी डिमांड करते ही हैं। ठीक, अब बेटा फोर्थ पॉइंट है हमारा कंज्यूमर फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। ठीक है, इसमें क्या है बेटा, अगर कंज्यूमर को ये लग रहा है, कंज्यूमर को क्या लग रहा है कि आने वाले समय में, फ्यूचर में, ठीक है, कमोडिटी की प्राइसेस क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, आने वाले समय में उसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी, तो वो अभी क्या कर देगा, डिमांड बढ़ा देगा। अब देखो इसमें प्राइस ज़्यादा है तब भी वो डिमांड कर रहा है, लॉ फेल हो गया ना यहाँ पर। ठीक, अगर उसको फ्यूचर में लग रहा है कि उसकी प्राइसेस क्या होंगी, कम हो जाएंगी, ठीक है, मतलब कि आज से 10 दिन बाद सेल आने वाली है दिवाली की, ठीक, फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पर, ठीक है, तो बहुत सस्ता सस्ता सामान मिलेगा। अगर कंज्यूमर को ये लग रहा है कि आने वाले समय में ये सामान मुझे सस्ता पड़ेगा, तो हम उसकी डिमांड अभी उसकी डिमांड कम करेंगे। ठीक, जब सेल आएगी तब हम उसकी डिमांड करेंगे। ठीक, ये था क्या, कंज्यूमर फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। बेटा फिफ्थ पॉइंट है हमारा नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ में क्या होता है बेटा, ये हमारी ज़रूरत है, जैसे रोटी, कपड़ा, मेडिसिन, ये क्या है, हमारी ज़रूरत है। अब ये महंगा होगा तो क्या हम खरीदेंगे नहीं, मेडिसिन महंगी हो जाएगी तो हम खरीदेंगे नहीं, तो ये है ना, कपड़े महंगे हो जाएंगे क्या खरीदेंगे नहीं, ठीक, रोटी, राशन नहीं खरीदेंगे, खाना नहीं है बेटा आपको, ठीक, तो क्या करेंगे, अब इसके प्राइसेस ज़्यादा होंगे तब भी हम डिमांड ज़्यादा करेंगे, क्योंकि दिस इज आवर नेसेसिटीज, ये क्या है, हमारी ज़रूरत है। अगर इसके प्राइसेस ज़्यादा भी हुए तब भी हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे। ठीक, तो यहाँ पर बेटा लॉ फेल हो गया ना। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, एब्सेंस ऑफ नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन। ठीक, इसमें क्या होता है बेटा कि हम गए टमाटर लेने, ठीक, मम्मी ने हमें भेजा टमाटर लेने के लिए, बेटा जाओ मार्केट में से टमाटर खरीद लाओ। मैं गया मार्केट में, ठीक, मैंने बोला भैया टमाटर क्या रेट दिया, उसने बोला भैया 50 रुपया किलो। ठीक, उसने क्या बोला, 50 रुपये किलो। मैंने कहा नहीं भैया 50 रुपये बहुत महंगा है, 45 में दो। तो वो बोलता है ठीक है सर 45 में। ठीक, मैं घर आता हूँ, घर आके मम्मी को टमाटर देता हूँ। ठीक, मम्मी कहती बेटा कितने किलो है, मैंने बोला 50 रुपये का दे रहा था, मैंने 5 रुपये कम करवा के लिए हैं। मैंने बोला 45 का मिला मुझे।
तो मम्मी ने मेरे एक चमाट मारा, बोला कि पागल 20 रुपए का टमाटर है, 20 रुपए किलो मिलते हैं, लुट के आ गया। तब यहाँ पर क्या हुआ बेटा, 20 रुपए के टमाटर को मैंने 45 में मुझे क्यों खरीदना पड़ गया? क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे मार्केट की नॉलेज के बारे में नहीं पता था, मार्केट कंडीशन की नॉलेज के बारे में मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता प्राइस क्या चल रहा है टोमेटो का, ठीक, जिस वजह से मेरे से ये मिस्टेक हो गई। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, अब बेटा बात करते हैं चेंज इन वेदर। चेंज इन वेदर में क्या है, ठीक, अब बात करते हैं जैसे रेनी सीजन की बात करें, रेनी सीजन की बात करें, रेनी सीजन में किसकी डिमांड करेंगे हम? डिमांड करेंगे अम्ब्रेला की, अम्ब्रेला रेनकोट की डिमांड करेंगे। स्टिल इनकी प्राइसेस ज़्यादा होंगी, रेनी सीजन में अम्ब्रेला और रेनकोट की प्राइसेस ज़्यादा होंगी, फिर भी हम इसकी डिमांड करेंगे क्योंकि उस समय पर हमें इसकी नीड है, ठीक, तो ज़्यादा प्राइसेस होने के बावजूद भी हम उसकी डिमांड करेंगे, तो यहाँ पे लॉ फेल हो गया ना, ठीक। तो बेटा हम लोगों ने कवर कर लिया आज एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड।